11 बजे के बीच में उपस्थित हूं आप सबके सामने। आज इनकी कुंडली लेकर के आया हूं। इनका नाम है राधे कृष्ण। नेपाल काठमांडू से ये कुंडली 27 अगस्त 1995 4:45। इस आधार पर शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा तिथि का इनका जन्म है। अब ऐसी स्थिति में व्यक्ति का मन और व्यक्ति का स्वास्थ्य दोनों ही थोड़े थोड़े प्रभावित होते रहते हैं। ध्यान से समझिए, शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा के चंद्रमा पापक होते हैं। शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा के चंद्रमा जब पापक होंगे तो व्यक्ति को परेशान करने के लिए काफी हो जाते हैं। यहाँ पापक चंद्रमा जो होता है वो व्यक्ति को रोजगार के लिए दूसरे और अन्य देशों में ले जाने वाला बना देता है। साथ ही साथ व्यक्ति को कई बार स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ता है। पैर में समस्या भी कई बार होती है। व्यक्ति हमेशा ही बीमार रहने वाला या बीमार सोच करके बीमार हो जाने वाला, या हमेशा ऐसा सोचता है जैसे विचारों का बीमार हो। उसको कुछ भी दे दीजिए उसको अप्राप्य ही होता है। कुछ भी दे दीजिए वो हर बार यही सोचेगा कम है। उसको चाहे कितना भी दे दो वो हर बार असंतोषी या असंतोष की प्रवृत्ति या असंतोषी प्रवृत्ति का होता है। शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा के चंद्रमा व्यक्ति को प्राइवेट नौकरी करवाने वाले या फिर स्वतंत्र खुद का व्यवसाय करवाने वाले हो जाते हैं। व्यक्ति को सरकारी क्षेत्रों से कम लाभ मिलता है, या व्यक्ति कई बार आग के पास बैठ करके, सफेद वस्तुओं के पास बैठ करके सफेद वस्तुओं का कारोबार, जल से संबंधित और अपने देश से दूर जा करके यात्रा करके, हमेशा ही यात्रा में रह के, या रेस्टोरेंट, समुद्र और यात्रा में रह के पैसे कमाता है। मेरे पास ऐसे शब्द नहीं है कि मैं कौन से बारे में बोलूं, लेकिन हाँ, व्यक्ति जो है वो कई बार प्राइवेट नौकरी करते हुए देखा जाता है, जिसको किसी दूसरे से पैसे मांगने पड़ते हैं, या उसकी तनख्वाह जो है वो किसी दूसरे के जेब से आते हैं, देखे जाते हैं। ये चंद्रमा है। यहां पे व्यक्ति को कई बार मन का रोगी भी माना जाएगा, या तुष्टा का भाव, या कई बार व्यक्ति कुंठा से ग्रसित भी हो जाता है। कुंठा का मतलब होता है मुझे चाहिए था पर मुझे मिला नहीं, इस अफसोस में हमेशा जीवित रहना। अब उसके बाद इनकी कुंडली पे आते हैं। लग्न बना है कर्क का। कर्क लग्न की कुंडली में याद करिए ये भगवान राम जी की भी कुंडली होती है। कर्क लग्न की कुंडली, और इनकी कुंडली में राहु और केतु खाली केंद्र में बैठे हैं, बाकी कोई भी ग्रह केंद्र में नहीं है। अगर आप गौर करें तो राहु तुला राशि के सम राशि के बैठ करके, और केतु यही अगर स्थिति यहां वहां की होती, अगर राहु यहां बैठे होते और केतु यहां, तो और भी कार्मिक रूप से ये कुंडली मजबूत सिद्ध हो सकती थी। इस व्यक्ति की कुंडली की सबसे बड़ी समस्या अगर मैं सबसे पहले बता दूं, जहां क्रोध करना चाहिए वहां नहीं करता है। व्यक्ति के पास ऐसी कला है कि वो हंसते हुए को रुला दे, रोते हुए को हंसा दे। जहां काम करना चाहिए वहां आराम करता है, जहां आराम करना चाहिए वहां काम करता है। जहां क्रोध करना चाहिए वहां शांत रहता है, जहां शांत रहना चाहिए वहां क्रोध करता है। बैलेंस बनाने की कमी है। व्यक्ति जो है वो कई बार धीर गंभीर हो जाता है, और कई बार बहुत ही ज्यादा चंचल मानवता या चंचल स्वभाव को दिखाने वाला हो जाता है। इनकी कुंडली में अगर आप गौर से समझेंगे तो राहु और केतु के प्रभावों को आपको मैं और भी निकटता से बता दूं, तो जो मैं देख रहा हूं चलित कुंडली में, ये केतु यहां आ जा रहे हैं और राहु यहां, और ये सूर्य और शुक्र लग्न में आ रहे हैं। ऐसे स्थिति में कि आप जरा इस कुंडली को ध्यान से समझने का प्रयास करिए। इस कुंडली में सबसे बढ़िया, तो सबसे पहले तो ये वायव्य कोण या पश्चिम दिशा इनके लिए अच्छी राशि होगी। लग्न की दिशा पश्चिम या वायव्य कोण, उत्तर पश्चिम। उसके बाद मेष राशि इनके लिए अच्छी नहीं होगी, मिथुन राशि इनके लिए अच्छी नहीं होगी, सिंह राशि इनके लिए अच्छी नहीं होगी, धनु राशि इनके लिए अच्छी नहीं होगी, मकर राशि इनके लिए अच्छी नहीं होगी, और कुंभ राशि इनके लिए अच्छी नहीं होगी। उसके बाद अच्छा कौन कौन, तो वृश्चिक राशि इनके लिए अच्छी होगी, मीन राशि इनके लिए अच्छी साबित होगी, और तुला राशि इनके लिए अच्छी साबित होगी। क्लियर है? इनके लिए 2 अंक अच्छा होगा। 2 अंक अच्छा होगा मतलब 2 तारीख, 11 तारीख और 29 तारीख, 9-2-11 और 1-1-2, तो 2 तारीख अच्छी हो। सोमवार का दिन अच्छा हो। हनुमान चालीसा का पाठ प्रत्येक दिन बहुत बढ़िया रहेगा। सूर्य को अर्घ देना इनके लिए हमेशा आवश्यक रहेगा। इस कुंडली में मारक कौन होंगे, तो सूर्य, दूसरे मारक के रूप में शनि, सप्तम के अधिपति होकर के अष्टम में, और जन्म कुंडली के सफल दाम्पत्य को निभाने से थोड़ी सी मशक्कत करवाएंगे
और कई बार विवाह में विलंब भी देते हैं। लेकिन पत्नी धनवान घर से आती हुई देखी जाती हैं। ससुराल में धन भी अच्छा होता है और व्यक्ति को ससुराल में आदर भी मिलते देखा जाता है। क्लियर है? जन्म कुंडली में धन भाव में सूर्य, चंद्रमा और शुक्र का बैठना, धन के अधिपति धन भाव में, शुक्र जो बैठे हैं वो जन्म कुंडली के चतुर्थ के अधिपति इस कुंडली के लिए बहुत अच्छे नहीं होते, अशुभ होते हैं। शुभ कौन कौन है इस कुंडली में? इस कुंडली के लिए शुभदायी होंगे चंद्रमा, मंगल, सर्वाधिक योग कारक ग्रह के रूप में मंगल की दशा अच्छी जाएगी, चंद्रमा की दशा अच्छी जाएगी, गुरु की दशा भी अच्छी जाएगी। लेकिन गुरु कभी कभी मिक्सचर भी करेंगे और कभी कभी व्यक्ति के जीवन में समस्याएं भी लेने वाले और देने वाले होंगे, जहां व्यक्ति को कई बार वो पेट से संबंधित समस्या, गुदा से संबंधित समस्या, अल्सर आदि से संबंधित चीजों को देने वाले और हर्निया आदि की ऑपरेशन में भी व्यक्ति को, या कई बार पांव में चोट लगने की आदि की समस्याओं को दिखाने वाले भी होते हैं। इस कुंडली में मीन राशि जहां जन्म कुंडली में अच्छी साबित होगी, वहीं पे अगर गुरु की बात करते हैं तो ये जीवन में जब भी आएंगे तो प्रतियोगिता भाव के अधिपति होकर के पंचम भाव में बैठे हैं, पुत्र के सुख को देने वाले और साथ ही साथ पुत्र के ऊपर कम खर्च व्यक्ति का होता है। छोटे भाई बहनों का एक सामान्य सा लाभ मिलता है, पर बड़े भाई बहनों का लाभ अच्छा मिलते देखा जाता है। व्यक्ति को पेट का रोगी देखा जाता है, एसिडिटी, कब्जियत आदि की समस्याएं होती हैं, गैस्ट्रिक का व्यक्ति पेशेंट हो जाता है। इसके अलावा अगर आपकी कुंडली में मैं मारक की बात कर रहा था तो सूर्य मारक होंगे, दूसरे नंबर पे शनि मारक होंगे, और ये प्रबल मारक के रूप में बैठे तो हैं पर आयु का लाभ मिलता है और व्यक्ति को कई बार धन कमाने के लिए हमेशा ही दूर रहना पड़ता है या दूरवास करना पड़ता है। एक बात और भी है, व्यक्ति अगर चाहे तो हमेशा ही मंगल से संबंधित और हमेशा ही चंद्रमा से संबंधित व्यापार कर सकता है। होटल का कारोबार, कोई भी चीज, सफेद वस्तुओं का कारोबार, फलों का कारोबार, धातुओं का कारोबार, वस्त्र का कारोबार, ऊनी कपड़े आदि आदि चीजों का कारोबार ये कर सकते हैं। मारक ग्रह की चर्चा करी, शनि और सूर्य। दूसरे नंबर के बाद इस कुंडली में तीसरे नंबर पे जो कमजोर दशा जा सकती है वो जा सकती है शुक्र की। शुक्र की दशा में व्यक्ति को माता के स्वास्थ्य और उसके मेंटल हैरेस होने का प्रयास या प्रभाव दिखेगा। मंगल के बारे में अगर गौर करते हैं तो इनकी कुंडली के लिए वो सर्वाधिक योग कारक ग्रह होकर के तीसरे भाव में बुध के साथ स्वग्रही बुध वहां बैठे हैं। मंगल जो बनते हैं लग्न कुंडली में, इस कुंडली में सर्वाधिक योग कारक ग्रह के रूप में दशम स्थान के अधिपति होकर के तीसरे भाव में बैठे हैं। व्यक्ति को खुद का व्यापार करना चाहिए, नौकरी एक समय तक, उसके बाद जब अनुभव इकट्ठा हो जाए तो खुद का काम कर लीजिए। मंगल या चंद्रमा या सूर्य से संबंधित, पर सूर्य, चंद्रमा और मंगल अगर हम इन तीनों की बात करते हैं तो इसमें से व्यक्ति को मंगल चूंकि अपने नक्षत्र में और मंगल बढ़िया बैठे, इस वजह से मंगल का व्यापार ज्यादा बढ़िया रहेगा। होटल और रेस्टोरेंट आदि का कारोबार या व्यक्ति बैंकेट हॉल आदि का कारोबार भी कर सकता है, या फिर इस मुद्दे पे विषय पे चर्चा भी की जा सकती है। आगे बढ़ता हूं तो बुध इस कुंडली के लिए पहले नंबर पे खराब कौन? शनि। दूसरे नंबर पे कौन खराब? सूर्य, मिक्सचर परिणाम देंगे। तीसरे नंबर पे शुक्र कमजोर होंगे, चौथे नंबर पे बुध कमजोर होंगे, पांचवें नंबर पे गुरु कमजोर होंगे। मतलब इनकी दशाएं व्यक्ति के जीवन में मुश्किलें पैदा करने वाली हो सकती हैं, पर सबसे ज्यादा अच्छी दशा चंद्रमा और मंगल की रहेगी। गुरु की दशा आरंभ में कष्ट दे, बाद में अच्छाई दे दे, क्योंकि आरंभ में वो मूल त्रिकोण राशि यहां बनी है और यहां से बैठ करके वो छठे भाव के अधिपति शनि से दृष्ट हो रहे हैं, जो कौन है? जन्म कुंडली का सप्तम और अष्टम का अधिपति। इस वजह से व्यक्ति का पुत्र जो होता है या कई बार उसकी जो दूसरी संतति होती है वो बड़ी ही प्रबुद्ध बुद्धि की और मजबूत इच्छा शक्ति की, दृढ़ प्रतिज्ञ और अपने काम में मशगूल रहने वाली होती है। वहीं जो पहली संतति होती है उसके ऊपर व्यक्ति के पैसे कम खर्च होते हैं और कई बार व्यक्ति जो होता है वो अपनी बुद्धि को कमजोर करा लेता है, या कई बार अपनी बुद्धि का कमजोर इस्तेमाल कर पाता है, या कई बार अपने बुद्धि से कमजोर होता है, या कई बार अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल नहीं कर पाता है, या कई बार व्यक्ति को ऐसी भी स्थितियों में देखा जाता है कि उसको खाली एक तरह के नस्ल को ही पैदा करते देखा जाता है, या तो खाली पुत्र हो या तो खाली पुत्री, दोनों का मिलान बड़ा कम बार होता है। गुणसूत्रों के जो है वो प्रभावों में कमजोरी भी देखी जाती है। क्लियर है? सूर्य और चंद्रमा का यहां बैठना यह धनवान योग लगाएगा और जन्म कुंडली में चंद्रमा यहां के लग्न के अधिपति होकर के धन भाव के अधिपति शुक्र के साथ, जो कौन है? सुखेश,
यानी कि लग्न, धन और शुक्र, ये तीनों भाव के अधिपति एक साथ जब मिलेंगे तो निस्संदेह व्यक्ति के पास धन होगा, व्यक्ति के पास बुद्धि होगी, व्यक्ति के पास सुंदर नेत्र होंगे, सुंदर दांत हो, सुंदर ग्रीवा हो, सुंदर चेहरा हो, धन से युक्त हो। पैतृक संपत्ति में कई बार व्यक्ति को लाभ कम मिलता है या कई बार छोटे भाई बहनों से मशक्कत भी होती है। बड़े भाई बहनों का लाभ हमेशा मिलता है। बड़े और छोटे भाइयों में से प्रेम रहता सबसे है, पर कई बार उनसे दूरी बन जाती है, वैचारिक या फिर एक जो डिस्टेंस होता है कि वो यहां है मैं यहां हूं, इस तरीके का। अगर आप इनकी कुंडली को और भी निकटता से समझने का प्रयास करते हैं तो गुरु शनि से प्रभावित होने के कारण कई बार हड्डी का और कई बार पैरों में दर्द या पैरों में चोट या घाव या लंबी ऐसी कोई चोट लग जाए जो बहुत दिन तक व्यक्ति को प्रभावित करे। गुरु में शनि का अंतर कई बार परेशानी करने वाला हो सकता है। इस कुंडली में अगर युति की बात करते हैं तो गुरु और शनि का एक दूसरे के साथ न तो महादशा अंतरदशा में संबंध अच्छा रहेगा और न ही एक दूसरे को देखना अच्छा रहेगा। यानी कि शनि ने जो यहां गुरु को देखा है ये ठीक नहीं देखा है, क्योंकि अष्टमेश जहां देखेंगे उस भाव को कमजोर करेंगे। तो दशम भाव को देखा है, इस वजह से व्यक्ति की कुंडली में खुद का व्यापार करने पर ही व्यक्ति को सफलता देखे या मिलते देखी जा रही है, उसको नौकरी करने में मुश्किल होती है और कई बार वो बहुत अच्छे पैसे नहीं कमा पाता है, या अगर वो पैसे कमाना और भी चाहता है तो निस्संदेह उसको अपना व्यापार कर लेना चाहिए, क्योंकि दशम स्थान पे शनि की नीच राशि का निर्माण हो रहा है और यहाँ के अधिपति भी व्यापार कराते हुए देखे जा रहे हैं। एक बात और है, व्यापार के लिए शनि का सस्टेन करना बड़ा जरूरी होता है। अगर आपकी कुंडली में शनि बहुत अच्छी स्थिति में नहीं बैठे हैं तो निस्संदेह आपको ये बात समझ लेना चाहिए कि व्यापार में आप बहुत ऊंचे नहीं जा सकते। शनि का मजबूत होना अत्यंत आवश्यक होता है, और खास करके तब जब उस पे धन भाव के अधिपति की दृष्टि हो। इसका मतलब है कि व्यक्ति अगर इकट्ठा करना चाहे तो धन इकट्ठा कर सकता है और उसको सही जगह पे इन्वेस्ट भी कर सकता है। आपकी कुंडली के लिए शनि स्वग्रही होकर के बैठे हैं, धन भाव के अधिपति सूर्य और सुख भाव के अधिपति शुक्र साथ ही साथ लग्नेश को देख रहे हैं, या इन तीनों ग्रहों का प्रभाव उन्हें प्रभावित कर रहा है। ऐसी स्थिति में शनि के ऊपर तीन तीन ग्रहों का प्रभाव जहां उसमें फ्लक्चुएशन का कारक बन रहा है, वहीं पे लग्नेश, सुखेश और धन भाव के अधिपति को एक अलग तरीके का प्राबल्य और मजबूती भी दे रहा है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति कई बार पैसे खर्च करने से चूकता नहीं है, वो हमेशा ही पैसे खर्च करने के पीछे भागता रहता है। बहुत अच्छे कपड़े पहनना, शौक का पूरा करना, महंगी चीजों का इस्तेमाल करना, महंगे गैजेट रखना और हमेशा ही नित्य निरंतर नए खर्चों में उसके जीवन को जोड़ते हुए देखा जाता है। क्लियर है? जन्म कुंडली में मंगल और बुध का एक साथ बैठना, जहां बुध स्वग्रही होकर के व्यक्ति को पराक्रम का कारक मंगल और पराक्रम के अधिपति व्यक्ति को यात्रा में, व्यक्ति का कम्युनिकेशन, व्यक्ति के भाइयों के साथ संबंध और व्यक्ति का नेटवर्क, ये चारों जहां अच्छा बना रहे हैं, इस वजह से भी व्यक्ति के अंदर कई बार बहुत ही अच्छे तरीके से नेटवर्किंग के क्षेत्र में या कंप्यूटर के क्षेत्र में, कन्विंसिंग कैपेसिटी के क्षेत्र में हो सके, या फिर किसी को भी कोई बात समझाने की बात हो, वो बहुत ही आसानी से और बहुत अच्छे तरीके से समझा सकता है। व्यक्ति के पास व्यापारिक और पढ़ाने का गुण और पढ़ने का गुण, किसी भी तरीके से किसी को कोई चीज रिपोर्ट करनी हो, बतानी हो, ये उसमें बहुत ही सुलभता से उसमें मौजूद है। वो अपने इस गुण का और इस क्वालिटी को और भी ज्यादा डेवलप कर सकता है। मंगल और बुध के जन्म कुंडली के भाग्य भाव पे देखने से व्यक्ति के अंदर भाग्य के प्रभाव और उसके अंदर साक्षात भगवान नारायण या भगवान शिव की उपासना का कई बार बल बढ़ता है। बजरंगबली की उपासना व्यक्ति कर सकता है। अगर चाहे तो शिव जी की पूजा सबसे ज्यादा करनी चाहिए। शिव जी की पूजा रुद्राक्ष या तुलसी की माला और अपने भोजन को जितना ज्यादा हो सके शुद्ध और नियंत्रित करके करना चाहिए, क्योंकि गुरु का प्रभाव छठे भाव से प्रभावित हो रहा है। छठे भाव के अधिपति होकर के पंचम भाव को बैठे हैं, तो आप जैसे जैसे अगर गलत संगत या गलत भोजन को करने वाले होंगे, वैसे ही इसका असर एक नैसर्गिक रूप से आपके बड़े बेटे के ऊपर भी जाएगा। इस वजह से व्यक्ति को सबसे पहले अपने भोजन को सुधारना आवश्यक होता है। यहां पे अगर आप गौर भी करें तो और भी समझने की बात है, तो सूर्य की दृष्टि यहां व्यक्ति को कई बार परेशान भी करेगी, चंद्रमा की दृष्टि भी व्यक्ति को परेशान करेगी, पर शुक्र की दृष्टि यहां पे लाभ देगी। यानी कि व्यक्ति के पास आयु है और व्यक्ति अपने वास्तविक आयु से कई बार छोटा मालूम भी पड़ता है। यहां पे अगर बात करते हैं तो गुरु की पांचवी दृष्टि धर्म के वृद्धि का कारक, धर्म का लाभ, भाग्य का लाभ, पितरों का लाभ,
पूर्वजों का आशीर्वाद और व्यक्ति के शिक्षा के क्षेत्र को बढ़ावा देने वाली और कई प्रकार से डिप्लोमा आदि कई प्रकार की डिग्रियों का धारक भी बना देते हैं। गुरु की 7वीं दृष्टि लाभ भाव पे जहां के अधिपति धन भाव में बैठ करके महाधनी योग लगा रहे हैं और गुरु यहां अकेले बैठ करके लग्न के उच्च दृष्टि से लग्न को देख रहे हैं, जहां का अधिपति धनवान योग लगाने के साथ साथ अमावस्या दोष से पीड़ित भी है। अब इसका मतलब यह हो जाएगा कि सूर्य और चंद्रमा जब एक साथ एक भाव में बैठेंगे तो व्यक्ति को मेंटली टॉर्चर करने वाले बना देंगे। व्यक्ति का मन कभी भी शांत नहीं रहे और हमेशा वो अस्वस्थ होने का प्रमाण देता रहे। शुक्र और चंद्रमा जब जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में एक साथ बैठेंगे तो व्यक्ति को बड़े ही सुंदर व्यक्तित्व का और बड़े ही सुंदर वाणी का और साथ ही साथ धैर्य धारण करने वाला भी बना देंगे, क्योंकि वो चंद्रमा से प्रभावित है और चंद्रमा और गुरु का संबंध जन्म कुंडली में चौथे 10वें का बन रहा है। जन्म कुंडली में चंद्रमा जहां शुक्ल पक्ष के पूर्णिमा के हैं या फिर अमावस्या के निकट के हैं, ऐसी स्थिति में व्यक्ति के चंद्रमा का प्रभाव और भी बढ़ते हुए देखा जा सकता था, लेकिन वो कमजोर है। लग्न चर प्रकृति का है, इस वजह से व्यक्ति जो होता है वो कई बार गलत निर्णय ले लेता है जल्दबाजी में और अत्यंत तीव्रता से कई बार अपने ही निर्णय का पश्चाताप भी उसे जीवन में भोगना पड़ता है। धन भाव ठीक है, सुख भाव ठीक है, माता का और पिता का लाभ भी व्यक्ति की कुंडली में अच्छे तरीके से, पर पिता का सुख थोड़ा कम। माता का लाभ ज्यादा अच्छा, पर माता को कई प्रकार की भ्रमात्मक बीमारियां या माता के घर से दूर और वैचारिक मतभेद भी देखने को मिलते हैं। जन्म कुंडली के पंचम भाव में अकेले गुरु के बैठने के कारण जहां एक जैसी संतति या तो पुत्र या तो पुत्री या संतति होने में कष्ट या कई बार संतान के लिए व्यक्ति को तरसना पड़ता है, ऐसी भी चीजें देखने को मिलती हैं। पंचम भाव के अधिपति मेहनत करते हुए पर बुध के साथ बैठे हैं, इस वजह से व्यक्ति को संतति का लाभ तो मिल जाएगा, क्योंकि बुध और केतु संतति के कारक होते हैं, तो वो ये लाभ दे देंगे। जन्म कुंडली में अगर आप शनि को देखते हैं तो शनि स्वग्रही होकर के आयु के विधाता और व्यक्ति को खोजबीन करने वाला, ज्योतिष के जानकार, क्योंकि लग्नेश को देख रहे हैं और व्यक्ति जो भी बोल देता है कई बार वो घटित हो जाती है। पूर्वाभास व्यक्ति को होता है, जो भी उसके जीवन में जो भी घटनाएं घटित होने वाली होती हैं वो कई बार उसे पहले से ही बात मालूम चल जाए या बात जान जाता है। ये बात स्थिति देखने को मिल रही है। लाभ की स्थिति कैसी है तो अगर पंचम भाव को आप देख रहे हैं तो पंचम भाव के अधिपति तृतीय भाव में बैठे हैं और वस्तुतः वो अपने भाव से तृतीय एकादशवें के संबंध में बुध जैसे गणितीय ग्रह के साथ बैठे हैं। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति शेयर, सट्टेबाजी, लॉटरी आदि में एक सामान्य से पैसे लगाए, लेकिन अगर वो गणना करना बहुत अच्छे तरीके से और अगर उसके पास उस क्षेत्र का अनुभव है तो निसंदेह उस क्षेत्र में जा सकता है। दूसरी बात है, एकादशवें भाव के अधिपति धन भाव में, और यहां पे अगर आप देख रहे हैं तो चंद्रमा भी अस्त और शुक्र भी अस्त होंगे। डिग्री में शुक्र 11 डिग्री के और सूर्य 9 डिग्री के, चंद्रमा 18 डिग्री के और सूर्य 9 डिग्री के, दोनों ही ग्रह अस्त होते देखे जा रहे हैं। परंतु चंद्रमा अस्त होने के कारण जहां मेंटल डिसेबिलिटी के कारक हो जाएंगे और कमजोर बनाने के लिए कारण बनेंगे, वहीं पे शुक्र अस्त होने के बावजूद भी परिमाण और प्रमाण देते हुए और परिणाम देते देखे जाएंगे। शुक्र के ऊपर शनि का प्रभाव होगा तो व्यक्ति को चल अचल संपत्ति का लाभ मिलेगा इनके आर्थिक दृष्टिकोण से, और व्यक्ति को कभी भी अपने आर्थिक पक्ष को लेकर के किसी के साथ भी खुलेआम या खुले तौर पे बात नहीं करनी चाहिए। व्यक्ति को अपने आर्थिक पक्ष को लेकर के हमेशा ही एक बैलेंस क्रिएट करना चाहिए और उसके बारे में कभी भी किसी से खुले तौर से कोई चर्चा न करने की आवश्यकता है। शुक्र के प्रभाव में अगर शनि का प्रभाव जुड़ेगा तो व्यक्ति को चल अचल संपत्ति का क्रिएटर जरूर ही बना देंगे, लेकिन ये प्रभाव सिर्फ और सिर्फ कुछ खास दशाओं में ही करना चाहिए, जैसे गुरु की दशा, जैसे शुक्र की दशा, जैसे चंद्रमा की दशा, जैसे मंगल की दशा। इन दशाओं में व्यक्ति अगर चाहे तो चल अचल संपत्ति खड़ा करने का, यानी कि भूमि, भवन, वाहन, या फिर अगर संतान पैदा करने की बात हो तो गुरु की दशा में व्यक्ति प्रयास कर सकता है, चंद्रमा की दशा में व्यक्ति प्रयास कर सकता है, शुक्र की दशा में व्यक्ति प्रयास कर सकता है। इनकी कुंडली में जो अच्छी दशाएं जाएंगी वो कौन कौन सी दशाएं अच्छी जा सकती हैं, तो सबसे पहले चंद्रमा, दूसरे नंबर पे मंगल, तीसरे नंबर पे शुक्र, चौथे नंबर पे सूर्य, पांचवें नंबर पे बुध, छठवें नंबर पे शनि और सातवें नंबर पे बाकी के अन्य ग्रह। ऐसे चीजें। राहु यहां जन्म कुंडली के चतुर्थ स्थान में बैठे हैं, चित्रा नक्षत्र के, जिसका अधिपति मंगल स्वयं के ही नक्षत्र में बैठा है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति की कुंडली में मंगल बहुत ही बढ़िया और उत्तम परिणाम देने वाले बनेंगे, यानी कि मंगल की दशा व्यक्ति की कुंडली के लिए हमेशा अच्छी रहेगी। यहाँ बुध के साथ बैठने के कारण व्यक्ति को कम्युनिकेटिव और बहुत अच्छे तरीके से मेहनत करने वाला और काम के प्रति तत्परता को रखने वाला, भाग्य का बल देने वाला और कार्मिक नेचर का बनाते हैं, क्योंकि मंगल
की दृष्टि अपने भाव पे जा रही है, 7वीं के बाद 8वीं। गुरु का प्रभाव मैंने बताया। उसके बाद आप जरा गौर करें तो भावों से लग्न से पंचम भाव में गुरु का बैठना, ये लग्न के बल को और लग्न के प्रभाव को वृद्धि देने वाले हैं। लग्न से चौथे भाव में राहु का बैठना लग्न के प्रभाव को कमजोर कर सकता है, व्यक्ति को कंफ्यूजिंग स्टेट में ले जाकर के रखने वाला हो सकता है। लग्न के ऊपर केतु का प्रभाव भी है क्योंकि वो उससे केंद्र में बैठे हैं। इस वजह से कर्म क्षेत्र के लिए व्यक्ति को कई बार बेचैनी या तड़फड़ आने की स्थिति या कई बार उसके काम में रुकावट की स्थिति भी बनेगी और व्यक्ति को कई बार कम पैसों पे नौकरी भी करने की स्थिति केतु की दशा में देखने को मिलती है। ये इतनी सारी चीजें। अब जरा नौमांस कुंडली में आते हैं। व्यापार आप कर सकते हैं, आप अपना, आपकी कुंडली में ऐसे योग बनते हैं। व्यापार के बाद अगर नौमांस कुंडली में बात करते हैं तो बुध अच्छे हैं, शुक्र शनि और सूर्य का यहां बैठना और चंद्रमा और मंगल का यहां बैठना। मैंने बात कही थी संतान और श्रेष्ठ संतति, द्वितीय संतति श्रेष्ठ होगी। उसके बाद व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा और मंगल का यहां बैठना, जो चंद्रमा आपकी कुंडली के लिए पंचम के अधिपति, शुक्र और चंद्रमा का संबंध यहां देखते हैं तो एक साथ, ये कई बार व्यक्ति को भी सुंदर बनाता है और दाम्पत्य भी सुंदर बनाता है। यहां पे सूर्य का बैठना जो कि रोगेश है, सरकारी नौकरी या कई बार व्यक्ति को उसी के क्षेत्र से नौकरी करती हुई पत्नी मिल जाती हैं। सूर्य और शनि का यहां बैठना, जहां सूर्य शत्रु के घर में और शुक्र शनि मित्र के घर में, और यहां पे शनि और बुध का परिवर्तन व्यक्ति के जीवन में लाभ और पत्नी के आने के बाद कई बार इच्छाओं की पूर्ति भी होते देखी जाती है। दाम्पत्य ठीक है क्योंकि चंद्रमा और मंगल बैठे हैं। कम से कम एक बात तो रही है कि द्वितीय भाव के अधिपति होकर के मंगल यहां बैठ रहे हैं, चंद्रमा के साथ बैठे हैं जो कि पंचम के अधिपति हैं। ऐसी स्थिति में व्यक्ति का आर्थिक पक्ष कभी भी नुकसान में नहीं जाता है। करियर के रूप में अगर गौर करते हैं तो यहाँ पे इतने सारे ग्रहों का बैठना करियर को लेकर के कंफ्यूजन वाले स्टेट में ले जाकर के डालने वाले, और चंद्रमा और मंगल व्यक्ति को सुख देंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितनी भी समस्या बन जाए, व्यक्ति अंतिम स्थिति में जा करके अपने करियर को लेकर के एक ऊहापोह वाली स्थिति से मुक्त होकर के लाभ की स्थिति को प्राप्त करता है। मतलब करियर को लेकर के किसी भी तरीके से कंफ्यूजन में नहीं रहना चाहिए। हाँ, लेकिन आरंभ उसका हो सकता है कि कष्टप्रद हो, दूर जाना पड़े, कम पैसों पे नौकरी करनी पड़े, मेहनत ज्यादा करनी पड़े, मशक्कत ज्यादा करनी पड़े, कई बार इधर उधर काम बदलना पड़ता है। ये सारी चीजें हो सकती हैं। लेकिन सूर्य की दशा में, मंगल की दशा में और चंद्रमा की दशा में, ये तीन दशाओं में व्यक्ति को चाहे अंतर प्रत्यंतर सूक्ष्मांतर में कर्म का नुकसान नहीं होगा, उसमें लाभ मिलेगा। आपकी कुंडली में ये स्थिति बन रही है। अगर मैं ग्रह स्थिति की चर्चा करता हूं तो चंद्रमा और शुक्र जैसे एक दो ग्रह आपकी कुंडली में अस्त हैं। बाकी अगर वक्री ग्रह की बात करता हूं तो शनि आपकी कुंडली में वक्री हैं और वो 28 डिग्री के हैं, परंतु वो संपूर्ण परिणाम अपना वहीं का देंगे। राहु और केतु का प्रभाव, कुछ परिणाम यहां और कुछ परिणाम यहां का, दोनों जगह का। चंद्रमा यहीं पे और सूर्य और शुक्र लग्न का परिणाम देंगे तो कई बार व्यक्ति को स्टेटलेस माइंड का बनाते हैं। व्यक्ति कई बार निर्णय विहीन होता है, जहां उसको निर्णय लेना चाहिए वहां वो कई बार गड़बड़ी भी करता है। बुध और चंद्रमा एक दूसरे से आगे पीछे बैठे हैं, इस वजह से द्विद्वादश के संबंध में होने के कारण इनकी दशाएं, सूर्य और बुध की दशाएं कमजोर जा सकती हैं। चंद्रमा और बुध की दशाएं बहुत अच्छी, शुक्र और चंद्रमा की दशाएं बहुत अच्छी, सूर्य और चंद्रमा की दशाएं बहुत अच्छी, बुध और चंद्रमा की दशाएं कमजोर, मंगल और चंद्रमा की दशाएं कई बार अच्छी भी जाएंगी और वहां पे धन को लाने वाली भी बनेंगी। ये स्थिति बनती है। ये आपकी कुंडली है। इस कुंडली का धन अच्छा है, इस कुंडली का प्रभाव अच्छा है, इस कुंडली का ज्ञान अच्छा है, इस कुंडली का धर्म अच्छा है, इस कुंडली का भाग्य अच्छा है। पर इस कुंडली में कमजोरी क्या है? इस कुंडली में मन का बीमार, और व्यक्ति को चाहे कुछ भी दे दो, चाहे कितना भी बता दो, चाहे कितना भी लाके दे दो, कभी वो संतुष्ट नहीं होगा। ये असंतुष्टि का भाव क्यों बताऊं? क्योंकि स्वभाव का भाव जन्म कुंडली का अष्टम भाव है। यहां पे पापी ग्रह स्वग्रही होकर के बलवान और बली स्थिति में बैठा है, जो व्यक्ति को कुंठा से ग्रसित करके ही मारेगा। और चंद्रमा के ऊपर शनि का प्रभाव व्यक्ति के कई बार स्वभाव को कमजोर, मन का कमजोर और कुंठा से ग्रसित होने का प्रभाव विकसित कर देगा। सूर्य जन्म कुंडली में शुक्र के साथ बैठे हैं, इस वजह से कई बार उसकी लेखन क्षमता को प्रभावित करते हैं और कई बार व्यक्ति अपने वाणी का 100% लाभ नहीं ले पाता है। इस वजह से आपको इस पे भी काम कर लेना चाहिए। इस कुंडली की सबसे कमजोरी क्या हो सकती है? इस कुंडली की कमजोरी, जन्म कुंडली में यहां कुछ भी नहीं है। राहु और केतु को हटा दें तो ये ठीक नहीं है। अगर वो बैठे भी हैं तो ठीक नहीं बैठे हैं। और अगर इस कुंडली की दूसरी कमजोरी को देखें, ये दूसरी कमजोरी, यहां इन्हें नहीं होना चाहिए था। इस कुंडली की तीसरी कमजोरी क्या है? यहां इन्हें नहीं होना चाहिए था। यहां सिर्फ यही होते
या फिर ये जो शुक्र बैठे हैं वो यहां बैठे होते, या ये चंद्रमा यहां, जो परिवर्तन हुआ है वो चंद्रमा और शुक्र का यहां हो जाता तो आनंद आ जाता। ये आपकी कुंडली है। इस कुंडली की चौथी और सबसे अच्छी बात क्या है? इस कुंडली की सबसे अच्छी बात है मंगल और बुध का एक साथ बैठना। इस कुंडली की सबसे अच्छी दूसरी बात क्या है? अष्टम भाव में शनि का बैठना। इस कुंडली की तीसरी सबसे अच्छी बात क्या है? शुक्र और चंद्रमा का एक साथ बैठना। इस कुंडली की पांचवी और चौथी सबसे अच्छी बात क्या हो सकती है? इस कुंडली में सबसे अच्छी बात है बुध का नवांश कुंडली में लाभ में जाना। इस कुंडली में अच्छी बात चंद्रमा और मंगल का एक साथ दो दो भाग्यों में एक साथ बैठना। यहां चंद्रमा और मंगल का बैठना, यहां चंद्रमा और मंगल का बैठना। दाम्पत्य में रुकावट नहीं है, पर हाँ वहां पे शुभता कम भी दिखे जा रहे हैं। व्यक्ति जो है वो जन्म कुंडली में मांगलिक वगैरह की स्थिति से बाहर है, इस वजह से विवाह मिलाकर के करें, नहीं तो संतान में समस्या बन सकती है। ये आपकी कुंडली है। आपकी कुंडली में मैं जो देख रहा हूं कुछ बातें इधर से, व्यक्ति के अंदर आग है और अग्नि तत्व की प्रधानता है, लेकिन लग्न जल तत्व का बना है और प्रभाव फिर भी अग्नि तत्व का ज्यादा है। इस वजह से जबरदस्त उबाल और क्षमता काम करने की ज्यादा, मशक्कत ज्यादा करने के बाद भी व्यक्ति ऊंचाइयां छूना चाहता है और वो व्यक्ति छू भी लेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि लग्न कुंडली में लग्न के अधिपति धन भाव में बैठे हैं। मशक्कत बाकी है और वो करवाएगा भी, तब जाकर के प्राप्त भी कराएगा, क्योंकि प्राप्त होने के भाव के अधिपति दूसरे प्राप्त होने के भाव में बैठे हैं। लेकिन याद रखिए नीचा विलासी हो रहे हैं, लेकिन पराक्रम करने पे प्राप्त हो जाएगा, गारंटी देता हूं। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।